हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस फर्स्ट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में 14 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर एनालिसिस की, या बोल सकते हैं न्यूज़ एनालिसिस की। तो आप लोगों को स्क्रीन पर तो दिख ही रहा है आज के टॉपिक्स क्या हैं। हालांकि ये सारे टॉपिक्स नहीं कवर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर हो चुके हैं। बार बार न्यूज़ में एक ही मुद्दा जो है वो आ रहा है, न्यूज़पेपर में बार बार उसी पे आर्टिकल छप रहे हैं। तो इस वजह से मैं एक ही न्यूज़ को बार बार हर वीडियो में नहीं शामिल कर सकता। इस वजह से आपको, लेकिन मैं शॉर्ट में फिर से बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला न्यूज़ है द बंगाल SIR कंट्रोवर्सी। तो बंगाल SIR विवाद क्या है, तो पहले ये सिलेबस में क्या है वो भी बात कर लेते हैं। तो ये GS पेपर 2 का मुद्दा है। चुनाव सुधार, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ, इससे रिलेटेड ये टॉपिक है। और कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान में पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, ये हिंदी में है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई कर रहा है, जो आगामी चुनावों से ठीक पहले बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने पर चिंता जताई गई है। लगभग कुछ क्षेत्रों में ऐसा हुआ है कि जहां पे 15% लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। और ये पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो जिस जिस स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ वहाँ ऐसे मुद्दे देखने को आ रहे हैं। और नाम हटाने के कारण नहीं बताए जा रहे हैं, क्यों नाम हटाए जा रहे हैं ये भी नहीं समझ में आ रहा है। क्या बाहर से अवैध प्रवासी आए हैं उनके बारे में भी चुनाव आयोग नहीं बता पा रहा है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा है जहां पर कोई जवाब नहीं मिल रही है। तो इस वजह से चिंता की बात तो है ये। अब विश्लेषण कर लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी के लिए क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है उसकी हम बात करते हैं। तो आर्टिकल 324 और चुनाव आयोग, यह मामला भारत के निर्वाचन आयोग की स्वच्छ सूची बनाए रखने की शक्ति बनाम नागरिक के मतदान के मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 19 और 21 के माध्यम से इसे पूरी तरीके से समझाया गया है, उसकी सीमाओं का परीक्षण करता है। और ड्यू प्रोसेस क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट की पीठ जिसमें CJI सूर्यकांत भी हैं, उन्होंने रेखांकित किया है कि सूची में बने रहने का अधिकार संवैधानिक और भावनात्मक है। इसके अलावा आर्टिकल 142 की बात करेंगे तो न्यायालय ने पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आर्टिकल 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करने का संकेत दिया है। यदि नाम हटाने का अंतर जीत के अंतर से अधिक हो जाता है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अवैध बना सकता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर ये जो नाम हटाया गया है एक तरीके से ये किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है। अगर बिना किसी कारण के अवैध रूप से उनका नाम हटाया गया है और उतने ही अंतरों से कोई पार्टी जीतती है, तो इसमें इस चुनाव को सच में अवैध कर देना चाहिए। अगर जहां मौलिक अधिकारों का हनन की बात आती है वहां पे मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। सेकेंड न्यूज़ है एस्केलेशन इन द मिडल ईस्ट, मध्य पूर्व में तनाव। तो ये भी GS पेपर 2 के लिए ही है। भारत के हितों पर विकसित विकासशील देशों की नीतियों का प्रभाव, इंटरनेशनल रिलेशन, इसके बारे में है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो युद्ध विराम के संबंध में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत रुक गई है। साथ ही अमेरिका ने ईरानी प्रभाव को कम करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की समुद्री नाकेबंदी की योजना की भी घोषणा कर दी है। हालांकि थोड़ा तो मुश्किल है। देखो, आप एयर स्ट्राइक कर सकते हो, आप ज़मीन से हमला कर सकते हो, लेकिन पानी से हमला करने के लिए आपको और ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है और ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं होता तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान इतना पावरफुल इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाता। यूपीएससी की बात करेंगे, अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो
ये सिंपली एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भारत की ऊर्जा सुरक्षा यानी कच्चे तेल का आयात के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी नाकेबंदी का सीधा असर भारत के चालू खाते घाटे और मुद्रास्फीति पर पड़ने वाला है। भारत का यहाँ पे अब क्या एक्ट होना चाहिए, क्या संतुलित व्यवहार होना चाहिए, उस पर भी है। तो भारत इजराइल और ईरान के साथ संबंध बनाए रखते हुए तुर्की और अज़रबैजान जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के साथ भी जुड़ रहा है। हालांकि अज़रबैजान, याद है जब ऑपरेशन सिंदूर के समय अज़रबैजान हो चाहे तुर्की हो, ये दोनों भारत के पक्ष में नहीं थे, ये दोनों पाकिस्तान के पक्ष में थे। इसलिए यहाँ भी भारत को अपनी विदेश नीति के तहत फूक कदम जो है फूक कर रखना होगा। और अगर इस न्यूज़पेपर की बात करेंगे, जो कि ये जो आया था, ये द हिंदू के एडिटोरियल में आया था, लिज्यू डील करके। तो इसमें जो संपादक है उन्होंने ऐसा सुझाव दिया है कि भारत को व्यवहारिक यथार्थवाद यानी प्रैग्मेटिक रियलिज्म की ओर बढ़ना चाहिए। समुद्री सुरक्षा और कार्गो बैकलॉग निकासी को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो पहले से ही कांडला जैसे बंदरगाहों पर 90% कार्गो को प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर अपना स्टैंड रखना जरूरी है, एक क्लियर स्टैंड होना चाहिए और वो भारत के ही हितों में होना चाहिए, किसी दूसरे देश के हितों के परिप्रेक्ष्य में नहीं होना चाहिए कि आप जाके रूस से तेल खरीदो, आप एक काम करो 30 दिन के लिए आपको और छूट दे देंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। भारत एक संप्रभु देश है और हमें हमारी विदेश नीति तय करने का पूरा अधिकार है, पूरी स्वतंत्रता है, जिसे भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद जो ये दो न्यूज़ हैं वो एकदम कॉमन ही हैं, वो पिछले एक हफ्ते से 1.5 हफ्ते से कंटिन्यूस न्यूज़पेपर में छाए हुए हैं। इसके अलावा एक और न्यूज़ था जो कि मैंने बताया था, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में। तो इस बार भी वो द हिंदू में आया ही है और ये जीएस पेपर 3 का है। तो इसमें भी वही है कि सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है, जो कुछ एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक इलास्टिक समय सीमा पेश कर रहा है। और इसमें साथ साथ ईपीआर यानी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व उसको भी शामिल किया है। देन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस या फिर प्रोडक्ट है उसे यूज़ करने की बात की गई है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2026 उसको भी न्यूज़ में वापस आ गया है, क्योंकि उसको अभी चुनौती दी गई है। कहाँ पर दी गई है? तो ये दिल्ली और केरल के हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। और संघर्ष किस बात का? संघर्ष यही है कि स्वपहचान बनाम जैविक प्रमाण, मतलब 2026 में जो संशोधन हुआ है वो नालसा निर्णय 2014 को, मतलब 2014 में जो बताया गया था कि ये स्व घोषणा कर सकता है इंसान, मतलब खुद से वो बता सकता है कि वो क्या है। लेकिन 2026 में संशोधन करके बोला गया कि नहीं, एक मेडिकल बोर्ड होगा वो तय करेगा कि आप क्या हो। तो यही मुद्दे पे ही चुनौती दी गई है। और संवैधानिक तर्क यही है कि याचिका तर्क यही दिया गया है कि यह आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 21 क्या है? गरिमा का अधिकार, और आर्टिकल 14 जो है वो समानता का अधिकार है। तो जाहिर सी बात है, अब चुनौती दी गई है तो न्यूज़ में रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा वापस से न्यूज़ में अपना साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो है वो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में। तो इसमें भी यही है कि भारत जो है अपने 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टरों की ओर अपनी झुकाव और बढ़ाते जा रहा है। तो अभी जो हम हैं वो स्टेज 2 पे पहुंच गए हैं, जहां पर स्टेज 2 में प्लूटोनियम 239 जो कि चरण, मतलब जो स्टेज 1 का जो बाय प्रोडक्ट होता है उसका उपयोग करेंगे। इसके अलावा यूरेनियम 233 है, इन सभी को यूज़ करके और अधिक ईंधन पैदा करेंगे और फिर इसमें जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम स्टेज 3 में थोरियम के साथ यूज़ करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत के पास 25% से अधिक थोरियम है पूरे विश्व का।
तो इस वजह से अगर हमें हमारी ऊर्जा सुरक्षा चाहिए, ऊर्जा स्वतंत्रता चाहिए, तो स्टेज 3 में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमारा जो शांति अधिनियम है, शांति अभियान भी है, जिसके तहत 2047 तक हमें 100 गीगावाट वाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। उसके लिए भी ये स्टेज 3 काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक बार शांति अधिनियम, शांति अभियान, इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि ये चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे अदर स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम हो, सब में बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और अभी टेस्ट सीरीज में भी बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो शांति अधिनियम से रिलेटेड आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही न्यूज़ में था। इसके अलावा कुछ और जो पॉइंट है वो याद कर लेना, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ सकता है। एक है जालियांवाला बाग, क्योंकि 13 अप्रैल को जो ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, तो इस नरसंहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन 2019 में आना मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस समय 100 साल हो गया था, लेकिन फिर भी ये आज भी प्रासंगिक है। इसके बाद 14 अप्रैल आज है, तो आज अंबेडकर जयंती है, संविधान के जनक, और उनकी जो भूमिका है संविधान बनाने में वो काफ़ी अकल्पनीय थी। तो इनके बारे में भी ज़रा पढ़ लेना। इसके अलावा ई नाम जो है, ई नैम, तो ये भी न्यूज़ में था, क्योंकि पीआईबी ने इसके बारे में बताया है कि लेन देन में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, जो कि कृषि व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ये एक राष्ट्र एक बाज़ार पर ध्यान देने वाला है। इसके अलावा ग्रेट निकोबार परियोजना की भी बात की गई है। शॉर्ट में बताया गया है कि इसका जो रणनीतिक महत्व है, जहाँ पे मलक्का स्टेट जो है वो भी पास में है। और आपको भी पता है कि व्यापार जो है हमारा, जो साउथ ईस्ट एशिया से व्यापार होता है, या फिर आजकल अगर आपने याद किया रहेगा कि रशिया और इंडिया में चेन्नई से रशिया में व्लादिवोस्तोक तक भी जो शिप जा रही है वो भी इसी स्टेट से होकर गुजर के जाएगी। तो ये जो परियोजना है ये हमारे रणनीतिक महत्व और पारिस्थितिकी संवेदनशीलता के बीच संतुलन पर भी इसका जो क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में भी चर्चा हुई है। तो इन मुद्दों को भी आप लोग ज़रूर एक बार कंसिडर करें, और एक बार खाली ओवरव्यू कर लें, ताकि अगर कभी आ भी गए पेपर में तो आपको थोड़ा बहुत बैक ऑफ द माइंड आपको याद रहे। तो इसी बैक ऑफ माइंड के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।